स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम डी में। एग्ज़ाम डी तैयारी एग्ज़ाम की। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोलान यूनिवर्सिटी चाईबासा के जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम जो है अभी फ़िलहाल इसका चल रहा है और जो सेक 2 का एग्ज़ाम है वो होने वाला है, यानी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। तो कोर्स का टाइटल है आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो जिस किसी भी विद्यार्थी ने, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो या फिर कोई भी जो है दूसरे डिग्री का वो तैयारी कर रहा हो, तो अगर आपके सिलेबस में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए। मैंने इसमें यूनिट 3 का, ध्यान दीजिए, यूनिट 3 का पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, और उन सारे पॉइंट को मैंने छोटे छोटे पैराग्राफ में जो है उसको एक्सप्लेन किया है और मैं उस चीज़ का व्याख्या भी यहाँ पे कर दूंगा ताकि आप लोगों को उसको समझ में आए। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो लिखा हुआ है उस पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर उसको समझने का कोशिश कीजिएगा और उसी के आधार पर जो है एग्ज़ाम सेंटर में आप एग्ज़ाम लिखिएगा तो आपका मार्क्स जो है ज़्यादा आने की संभावना है। ठीक है, तो जब नोट करने की बारी आए तो कॉपी और कलम लेके ही बैठ जाइए ताकि मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगा कि इसको नोट कर लीजिएगा, आप उसको वहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो एग्ज़ाम डी चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और उस लिंक को क्लिक करके आप जो है ज्वाइन होकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग जो है जैसे कि इसका यूनिट 1 का, यूनिट 2 का और अलग अलग MDC आपके जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट जो है और इसके अलावा आपका मेजर सब्जेक्ट जो है, बहुत सारे का वहाँ पर जो है PDF उपलब्ध है, आप उसको भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम बहुत करीब है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे संक्षिप्त तरीके से आपको समझा देता हूँ, है ना, शॉर्टली आपको समझा देता हूँ। एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा और इसको आप जब इसको देख लेंगे तो एग्ज़ाम में देखिएगा आपको इसको पॉजिटिव असर पड़ेगा। ठीक है, और आप जो है एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आप जो यहाँ से सीख के गए थे या पढ़ के गए थे एग्ज़ाम में जो है आपको उससे कितनी हेल्प मिली और कितना आप पॉजिटिव वहाँ पर पॉजिटिव थॉट के साथ जो है एग्ज़ाम का आंसर लिखे थे। ठीक है, तो ये देखिए पहला यूनिट है, मतलब तीसरा यूनिट है बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर। तो बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर, ठीक है, देखिए हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में लिखा है, फ़िलहाल मैं इंग्लिश से ही समझाते हुए जा रहा हूँ, लास्ट में हिंदी है। ठीक है, अगर हिंदी वाले स्टूडेंट तो आप लास्ट में जो है थोड़ा सा इसको पार करके देख लीजिए, हिंदी में वहाँ पर लिखा गया है बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर। बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर का मतलब होता है, देखिए हर हमारे जो शरीर होते हैं ना, हमारा जो शरीर, वो शरीर की एक भाषा होती है और वो शरीर की भाषा जो होती है वो भाषा जैसे एक ज़बान होता है ना, हम लोग मुंह से बोलते हैं, तो ये जो है एक मौखिक भाषा हो गई। ठीक है, इशारे करके बात करते हैं, सांकेतिक भाषा होगी। ये जो सांकेतिक भाषा है यही हम लोग की शरीर की भाषा है, जहाँ पर हम अपने मुंह का जो है इस्तेमाल बात करने के लिए नहीं करते, बस चुपचाप कुछ इशारा कर देते हैं और वो इशारे को ही हम लोग शारीरिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज या फिर बिहेवियर कह सकते हैं। ठीक है, उठने बैठने का तरीका, मतलब किसी को देखने का तरीका, किसी को बुलाने का तरीका, ठीक है, किसी को मना करने का तरीका, हर एक चीज़ आप देखिएगा कि बिना बोले ही अगर कोई कर रहा है तो उसी को हम लोग बॉडी लैंग्वेज बोलेंगे और वहीं बिहेवियर भी होता है उसका। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पूछेगा वो बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर पर पूछेगा, यानी कि शारीरिक भाषा और व्यवहार क्या होता है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या आपने समझ लीजिए, आपने समझ लिया कि ये एक शारीरिक और मानसिक दोनों का तालमेल है। आपका दिमाग और आपका शरीर दोनों तालमेल करके बगल वाले या सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करते हैं और उस आधार पर जो है आप का एक कम्युनिकेशन जो है उसके साथ बैठ जाता है। अब कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि सामने वाले से आप जो है अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को उसकी और पहुंचाते हैं, उसके विचारों को आप समझते हैं, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन जो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझते हैं। कहा भी जाता है कि इशारों पे बातें करना, इशारों में बातें करना, तो ये इशारों में बातें करना यही होता है, बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, आप फिल्मों में बहुत सारा देखते होंगे। ठीक है, इशारों में जो है हीरो हीरोइन बात करते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं। जिसका बॉडी लैंग्वेज जितना अच्छा है, ठीक है, उसको उतना ज़्यादा एडवांस, उतना ज़्यादा मॉडर्न समझा जाता है। आप खुद ही जो है इसको समझिए, ठीक है, कि जो बॉडी लैंग्वेज को अच्छे तरीक़े से मेंटेन करके रखता है और उसके हाव भाव जो होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता है वो, तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति भी उसी बात पर जो है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाता है। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज होते हैं ना, ये हमारे सामाजिक जीवन में
और ये हमारे आर्थिक जीवन, आर्थिक का मतलब समझिए कि जॉब वगैरह या कहीं पर नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर बहुत मायने रखता है। सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ठीक है, इसमें क्योंकि बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हम अपनी वो बातें जो हम बोल नहीं सकते हैं सामने वाले तक, अपने लैंग्वेज यानी शरीर के उसको क्या बोलेंगे उसको, हाँ, इशारे से जो है उस बात को सामने वाले तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो अब आता है इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर, है ना। एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है सामूहिक बिहेवियर। व्यक्तिगत जो व्यवहार होता है और जो सामूहिक व्यवहार होता है, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। देखिए, व्यक्तिगत जो व्यवहार होता है ना, वो आप अपने तक ही सीमित रखते हैं। आपका जो आत्म व्यवहार अपने लिए जो होता है ना, आप जो खुद के प्रति जैसा व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से, वो सारी चीज़ें आपका व्यक्तिगत व्यवहार में आ जाता है, ठीक है। तो दिस रेफर्स टू द एक्शन एंड मैनरिज्म ऑफ ए सिंगल पर्सन। एक व्यक्ति के बारे में जो कि अपने आप से सीमित है और वो अपने आप से जिस तरीके से बातचीत करता है, अपने आप को जिस तरीके से समझाता है, अपने आप को जिस तरीके से महसूस करता है, वो उसका खुद के प्रति व्यवहार है, ठीक है। आप ये भी देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप देख कर ये सोचते हैं कि अरे अभी देखना वो जो है ऐसे करने वाला, अरे देखना अभी वो ऐसे करना, अभी देखना वो ऐसे बैठेगा, अभी देखना वो जो है रेड कलर ही चॉइस करेगा। तो दरअसल ये क्या होता है, आप देख के उसको समझ जाते हैं उसका शरीर की भाषा क्या है, तो आप उसको जज करने लग जाते हैं कि ये अभी जो काम करने वाला ऐसे ही काम करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इंडिविजुअल बिहेवियर के तहत आती है। उसका पर्सनालिटी जो होता है, उसके जो इमोशन होते हैं, उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं, उसके जो मतलब सारी चीज़ें जो होती है ना, वो हम लोग देख के पता कर लेते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो अपने आप को मोटिवेट कर लेता है, कोई व्यक्ति जो ऐसा होता है अपने आप ही से मोटिवेट हो जाता है, वो ठीक है, देखता है और फिर मोटिवेट हो जाता है और कोई काम करने लग जाता है। तो उसको देख के आप क्या बोलते हैं, ये व्यक्ति गजब का व्यक्ति है भाई, ये जो है अपना चीज़ को जो है किसी से मदद भी नहीं लेता है, अपने आप खुद ही कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया इंडिविजुअल बिहेवियर। एक ग्रुप बिहेवियर होता है। ग्रुप बिहेवियर क्या होता है? ग्रुप बिहेवियर होता है कि एक लीडर होता है, एक हेड होता है और बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। या फिर समझ लीजिए कि दिस रेफर्स टू वे पीपल बिहेव व्हेन दे आर टुगेदर इन ए ग्रुप। जब आप ग्रुप में रहते हैं तो आप बिहेव कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आप अकेले घर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो व्यवहार है, आपकी जो सोच है, वो मतलब एक अलग ही लेवल पे है। और जब आप किसी शादी वगैरह में या कहीं पर मीटिंग वगैरह में या फिर अपने कॉलेज फ्रेंड के बीच में जाते हैं तो आपका बिहेवियर एकदम अलग ही हो जाता है। उनके सामने आप अकेले जब थे तो आप सोचते थे अरे ऐसा बोल देंगे, ऐसा ऐसा, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन जब आप उनके सामने जाते हैं तो आपकी जो है स्थिति जो है वहाँ चेंज हो जाती है। क्यों? इसी को बोलते हैं ग्रुप बिहेवियर। आप उनके सामने कुछ और व्यवहार करेंगे और अपने लिए घर में जब रहते हैं तो कुछ और व्यवहार करते हैं। तो ये इंसान की जो व्यवहारिक स्थिति होती है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है सामूहिक। तो अब क्या होता है कि अगला आपका पॉइंट है वो है डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता को कैसे डेवलप करें। आत्म जागरूकता का मतलब होता है खुद को कैसे जागरूक करें। तो 3 पॉइंट मैंने यहाँ बताए हैं, आप तीनों को देख लीजिए, ठीक है। ये तीनों पॉइंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला है पे अटेंशन टू योर थॉट एंड फीलिंग्स, ठीक है। आपके जो विचारधारा है, आपकी जो भावनाएं हैं, उसको ध्यान दीजिए। दूसरा, ऑब्जर्व योर ऑन बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। आप अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थिति में कैसे व्यवहार करते हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा कि जब कोई आपका इंसल्ट करता है तो आपको कैसा महसूस होता है, जब कोई आप तारीफ़ करता है तो आपको कैसा महसूस होता है, जब आप कहीं पे फेल हो जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, जब आप कहीं पे जीत जाते हैं तो आपको कैसा महसूस हो जाता है, जब कोई भीड़ में आपको खड़ा होना पड़ता है, सबके सामने कुछ बोलना पड़ता है, तब आप कैसा महसूस करते हैं, या फिर जब सब कोई आपको छोड़ के चला जाता है, आप अकेले रह जाते हैं, तब आपको कैसा महसूस होता है, जब कोई आपको धोखा दे देता है तो आपको कैसा महसूस होता है। ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जर्व योर ऑन बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन के तहत आता है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये हमारे दैनिक जीवन का जो है डेली का है, ठीक है, और ये हमारे जीवन में होते रहती है। तो जी हाँ, ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, ये दैनिक जीवन का ही काम है। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी सिलेबस में है, और सिलेबस के चीज़ों को ही आपने ठीक से अगर पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आपका बहुत सारा जो डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप हर एक परिस्थितियों में खुद को जो है मेंटेन करके रख सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए सरकार ने भी ये सिलेबस दिया है ताकि जो विद्यार्थी हों वो अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा पाएँ, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम तो सिर्फ एक पार्ट है इसका। एग्ज़ाम देने के बाद हालांकि आपको इसको जो है मार्क्स तक ही सीमित रख देते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी जो है कमज़ोरी हो जाती है।
थर्ड है गेट फीडबैक फ्रॉम अदर्स। हम दूसरों से फीडबैक लेना पसंद ही नहीं करते। हम चाहते ही नहीं कि कोई जो है हमको कुछ फीडबैक दे या अपने विचारधारा मेरे ऊपर थोपे। हम चाहते हैं कि हम अपनी विचारधारा दूसरों पे थोप दें। हम जैसे सोच रहे हैं वो बगल वाले को जो है उस टाइप से बोल दें, या फिर वो मेरा बात को मान जाए। हम जैसे सोचते हैं उसी टाइप से जो है बगल वाला भी बिहेव करे। तो ये हमारी सबसे बड़ी जो है खराबी होती है। इंसान की सबसे बड़ी खराबी यही होती है कि वो जो है जब अपने ऊपर आती है ना, तो सोचता है कि मेरा बात जो है वो सही है, लेकिन सामने वाला का जो है वो गलत हो जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, इसके आंसर में इसे लिखना है कि एक व्यक्ति को अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि अपना व्यक्तिगत स्थिति को सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है दूसरों के फीडबैक लेना, दूसरों के भावना, दूसरों के जो विचारधारा है उसको भी समझना है, दूसरे जो क्या बोल रहे हैं उसको भी सुनना है। ऐसा नहीं कि बोलते जाना है, ठीक है। तो दूसरों की विचारधारा को भी सुनना है, ये ज़्यादा मायने रखता है आत्म जागरूकता को। तो ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। इसका हिंदी में भी मैंने लिखा है, तो हिंदी वाले आप कंटिन्यू देखते रहिए इसको, ठीक है। हिंदी में भी मैंने इसको लिखा है। अब यहाँ पर है बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज। तो बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज में आपको मैंने बताया कि इसके अलग अलग डायमेंशन होते हैं, अलग अलग आयाम होते हैं। हम लोग का जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना उसका अलग अलग आयाम होता है, ठीक है। जैसे पहला है प्रोएक्जिमिक्स। जो प्रोएक्जिमिक्स होता है ना, ये निकटता होता है। निकटता का मतलब होता है करीबी। तो दिस रेफर्स टू द यूज ऑफ पर्सनल स्पेस। डिफरेंट कल्चर हैव डिफरेंट नॉर्म्स फॉर पर्सनल स्पेस इन द यूनाइटेड स्टेट। फॉर एग्जांपल, पीपल टेंड टू स्टैंड फार्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर देन पीपल इन सम अदर कल्चर्स। तो देखिए कि क्या होता है कि निकटता, बहुत सारे ऐसे कल्चर होते हैं जहाँ पर करीब आना जो है सही नहीं माना जाता, और बहुत सारी ऐसी संस्कृतियाँ होती है जहाँ पे करीब आना बहुत सही माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे जैसे मान लीजिए कि गले लग के किसी को जो है वेलकम किए, और एक होता है कि हाथ मिला के वेलकम किए, और एक होता है कि दूर से ही नमस्ते बोल के वेलकम किए। तो इन तीनों में आप क्या देखेंगे कि इसमें जो सबसे अधिक निकटता है वो गले लगाने वाला है, उसके बाद हाथ मिलाने वाला, और उसके बाद जो है प्रणाम करने वाला। तो यहाँ पर जो प्रोएक्जिमिक्स है वो बताता है कि अलग अलग संस्कृति में जो अभिवादन का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद है हैप्टिक्स, ठीक है। हैप्टिक्स ये स्पर्श, हैप्टिक्स मतलब स्पर्श होता है, ठीक है। तो दिस रिफर्स टू टच, ठीक है। तो टच कैन बी यूज टू कम्युनिकेटिंग ए वेराइटी ऑफ इमोशन सच एज अफेक्शन, कम्फर्ट और डोमिनेंस। तो स्पर्श के माध्यम से, ठीक है, किसी को शाबाशी देकर दूसरे को हौसला अफजाई कर सकते हैं। हम उसको जो है हौसला बढ़ा सकते हैं कि बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसे पीठ पे शाबाशी देते हैं, ठीक है। किसी को जैसे माँ बाप जो है सिर के ऊपर अपना हाथ रख के बोलते हैं कि आशीर्वाद है हमारा तुम्हारे ऊपर कि तुम बहुत आगे जाओगे। उस समय बच्चे के अंदर या जो भावनाएं पैदा होती हैं ना, वो उसको लगता है कि मैं दुनिया जीत लूँगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये भी एक बॉडी लैंग्वेज है जिस माध्यम से माँ बाप अपने जो विचार है वो अपने बच्चों तक पहुँचाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑक्यूलेसिक्स। जो ऑक्यूलेसिक्स है ये आई कांटेक्ट होता है। आई कांटेक्ट क्या होता है कि आँखों से आँखें मिला के बगल वाले को समझना और उससे बातचीत करना। कई बार बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपने आँखों से दूसरे के आँख को देखने का हिम्मत ही नहीं करते। उनको लगता है कि वो उनसे नहीं हो पाएगा, वो आँखें चुराते हैं, ठीक है। कोई उसको देख ले तो मुंह फेर लेते हैं, ठीक है। ऐसे घमंड से नहीं, शर्म से, ठीक है। और पता नहीं कि बहुत सारे उनको ऐसे अंदर ही अंदर भाव आते रहते हैं कि आंखों से आंखें मिला के बात करना संभव नहीं हो पाता है। तो दरअसल ये भी बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट है। जब आप कहीं पे जाते हैं और आंख से आंख मिला के बात करते हैं तो समझ लीजिएगा इसमें कोई बुराई नहीं है। आंख से आंख मिलाने के बात करने का मतलब किसी का अपमान करना नहीं होता है। व्यक्ति को जब आंख से आंख मिला के बात करते हैं तो समझते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहना चाहता है। आँखों से भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं ना, आँखों से भी पढ़ा जा सकता है व्यक्ति को, तो आप देखेंगे तब ना। उसके बाद आता है आपका पैरा लैंग्वेज। जो पैरा लैंग्वेज है वो क्या है, ये होता है आपका जो पैरा लैंग्वेज है, दिस रेफर्स टू वोकल क्वालिटीज़ दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द वर्ड्स देमसेल्व्स सच एज टोन, पिंच एंड वॉल्यूम। पैरा लैंग्वेज कैन बी यूज टू कन्वे ए वैरायटी ऑफ इमोशन एंड मैसेज, ठीक है। तो एक ऐसा लैंग्वेज होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप जो है सामने वाले को अपनी भावनाओं को पहुंचा देते हैं, ठीक है। अलग अलग इमोशंस, अपने जो व्यवहार होते हैं उनको सामने वाले तक पहुंचाते हैं। उसके बाद है काइनेसिक्स एक्ट हुए।
दिस इज रेफर्स टू गेस्चर, पोस्चर, आप कैसे बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, उस पर भी जो है आपका शारीरिक भाषा उसे भी कहा जाता है। साइन लैंग्वेज, इशारों से कैसे बातें करते हैं। क्रोमेटिक्स, रंग के आधार पर भी आप बात कर सकते हैं, जैसे कोई रेड कलर का शर्ट पहन लिया या कोई ग्रीन कलर का शर्ट पहन लिया, ठीक है। तो हर कलर का अपना एक मतलब होता है, तो व्यक्ति जो है उस कलर का शर्ट पहनकर सामने वाले को अपना जो है संदेश पहुंचाता है। जैसे कि कोई सफ़ेद ड्रेस पहन लिया तो सादगी का प्रतीक हो जाता है, ठीक है। क्रोनेमिक्स जो होता है ये समय का महत्व करता है, ठीक है। तो डिफरेंट कल्चर हैव डिफरेंट नॉर्म्स ऑन पंक्चुअलिटी एंड हाउ टाइम इज स्पेंड। तो समय का पाबंद होना भी आपके व्यवहार को दर्शाता है। जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो समय को थोड़ा भी वैल्यू नहीं देते, ठीक है। बुलाएगा 8 बजे, पहुंच जाएगा 9 बजे, तो ऐसे लोग उतना कुछ महत्व नहीं देता है। लेकिन 8 बजे बुलाएंगे, पहले ही पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना, ये थोड़े प्रोफेशनल टाइप के लोग होते हैं, लोग टाइम से पहले पहुँचना पसंद करता है। ऑल्फैक्टिक्स जो होता है, ऑल्फैक्टिक्स ये गंध के द्वारा जो है यानी स्मेल के द्वारा जो है दूसरों से कम्युनिकेट करने का तरीका बताता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी रूम में बैठे हैं, पूरा रूम भरा हुआ है, एक आदमी आया, उसके एकदम स्प्रे मार के अपने ऊपर जो है फॉग या कोई दूसरा वाइल्ड स्टोन वगैरह कुछ जो है सेंट लगा के आ गया, रूम में घुस गया, तो बाकी सारे जो एकदम बोले क्या रूम पूरा महक गया एकदम। तो ये जो चीज़ें आती है सबके अंदर पॉजिटिविटी पैदा हो जाती है। तो ये चीज़ें क्या होती है, यही चीज़ें होती है कम्युनिकेट करने का तरीका। फिर आपका जो है इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि अब इस आदमी से जो है बातचीत करने में मज़ा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसको ऑल्फैक्टिक्स बोलते हैं। ये जो सेंट, कोई आप सेंट लगा के आपके सामने आ जाता है ना, तो आप एकदम उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो इसको ऑल्फैक्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है कल्चर डिफरेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। तो कल्चर डिफरेंस जो होता है ना, इन बॉडी लैंग्वेज होता है, वो हर एक कल्चर में अलग अलग होता है, वो मैंने आपको बता दिया। बिजनेस इटिक्विटी एंड बॉडी लैंग्वेज, हर व्यापार में अपना एक शिष्टाचार होता है, उसी को बिजनेस इटिक्विटी बोलते हैं। और बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है शरीर की भाषा। तो व्यापार में भी शरीर की भाषा बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें मायने रखती है। अगर आप व्यापार करेंगे भविष्य में, या कहीं जॉब करेंगे या सरकारी नौकरी करेंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ पैसा कमाने के लिए करेंगे, तो ये 5 पॉइंट आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट हमेशा सही बना के रखिएगा। दूसरा, स्माइल एंड अपीयर अप्रोच, हंसते रहिए। तीसरा, यूज़ ओपन गेस्चर सच एज अनक्रॉसिंग योर हैंड, ठीक है। अब क्या होता है ना कि हम लोग ऐसे हाथ को क्रॉस करके जो है रख लेते हैं, है ना, ऐसे करके बाहों से बाहें दबा के, वैसे नहीं रखना है। हाथ को ऐसे आगे तरफ मतलब खुला हुआ रखना है, ऐसे बंद नहीं। उसके बाद स्टैंड अप स्ट्रेट एंड प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस, सीधा खड़ा रहिए ना, ऐसे टेढ़ा उड़ा नहीं खड़ा रहना है। अवॉइड फिटिंग एंड क्लोज, अपने हाव भाव को विनम्र रखिए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज इन पोस्ट कोरोना इरा, कोरोना के बाद, है ना, कोरोना तो एक बहुत बड़ा जो है भारत का सबसे इम्पोर्टेंट 2 साल जो है खा गया। तो कोरोना यानी कोविड-19 के बाद का जो समय आया, उसमें हमारे लोग के बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी बदलाव आ गए। जैसे कि पहले क्या होता था, लोग मिलते थे, अब क्या हो गया, अब वर्चुअल मीटिंग हो गया। वर्चुअल मीटिंग का मतलब क्या होता है, लैपटॉप फ़ोन के माध्यम से वीडियो कॉलिंग करके एक दूसरे से मीटिंग कर लिए, तो ये वर्चुअल मीटिंग हो गया। तो वर्चुअल मीटिंग जो है ये कोरोना के बाद का देन है, और अब लोग वर्चुअल मीटिंग ज़्यादा करने लगे हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा वक्त बिताने लगे हैं। तो वहाँ इसीलिए यहाँ पर 2 पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग और सोशल मीडिया इटिक्विटी, दोनों में क्या क्या शिष्टाचार हम लोग को बनाए रखना है, क्या क्या डिसिप्लिन बनाए रखना है, ठीक है। इसको यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है। तो वर्चुअल मीटिंग में आई कॉन्टैक्ट कैमरा के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और सीट अप स्ट्रेट, सीधा बैठना है आपको। और यूज फेशियल एक्सप्रेशन, आपका जो चेहरे का जो हाव भाव है वो अच्छा रखिए। एवॉइड मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो इधर उधर की बातें करने में उससे थोड़ा मतलब ध्यान को भटकाना नहीं है। और सोशल मीडिया इटिक्विटी का मतलब होता है कि आप जो कुछ भी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान और सही तरीक़ा से करें। जैसे बी रिस्पेक्टफुल, दूसरों का सम्मान कीजिए, किसी को इंसल्ट मत कीजिए, जिम्मेदार बनिए, सही सोच रखिए, अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है। जैसे कि पासवर्ड वगैरह दूसरों को नहीं बता देना है। रिस्पेक्टफुल, अगेन रिस्पेक्टफुल रखिए, ठीक है। सेफ़ रहिए और बैलेंस की, यानी कि आप कितना फ़ोन लैपटॉप वगैरह चला रहे हैं और बाहरी दुनिया में कितना जी रहे हैं, दोनों को बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो ये मैंने इंग्लिश माध्यम से समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब वहीं का यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन है और आप यहाँ से जो है लिख सकते हैं। तो हिंदी वाले बहुत जो है इंतज़ार किए हैं, अब देख लीजिए। ये देखिए, मानव व्यवहार की अवधारणा, व्यक्तिगत बनाम समूह व्यवहार, आत्म जागरूकता विकसित करना, जो मैंने बता दिया है ना, जो अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो मैंने इतने अच्छे से बता दिया है कि शायद यहाँ पर मैंने उतने अच्छे से नहीं लिखा है।
कुछ चीज़ें छूट गई है, समझ लीजिए कि मैंने उसको बोल दिया, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको कि मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि मैंने जो कुछ लिखा है वो सारी चीज़ें जो है जो मैं बोल रहा हूँ उसमें ना भी हो। तो ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर है, हाव भाव वगैरह सब कुछ, ठीक है। और कोरोना के बाद वाला देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत स्थान, स्पर्श, चेहरे का हाव भाव, ठीक है। कैमरे के सामने सीधा बैठे, उचित प्रकाश की व्यवस्था करें, सोशल मीडिया शिष्टाचार, जिम्मेदारी, सकारात्मक, निजता, सम्मान, सुरक्षा, संयम, और लास्ट में सोशल मीडिया शिष्टाचार का पालन करें और बेहतर ऑनलाइन अनुभव बनाएं। तो मैंने यूनिट 3 को जो है कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो लेक्चर को पूरा सुना, ठीक है। और जिनको भी ये नोट करना है, आप इसको वीडियो को फिर से देख लीजिए, नोट कर लीजिए उसको। और अगर आप चाहते हैं कि इतना मतलब नोट वीडियो देख के नहीं करना है, PDF ही ले लेना है, तो आप ज्वाइन बटन पे ज्वाइन होकर टेलीग्राम पे लिंक वहाँ पे मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।